सोहेगा थर्ड ईयर में स्टूडेंट जीव से बारामती। सर आज हम बात करने वाले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के आगे की पोर्शन के बारे में। पहले पोर्शन के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही डिटेल के अंदर जितने भी हमारे स्ट्रक्चर है, जितने भी हमारे पार्ट्स थे, उनको हमने बहुत ही डिटेल के अंदर अच्छे से पढ़ा, उनको बहुत क्लियरली तरीके से उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, उनके एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने बहुत ही प्यारे तरीके से देखा, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग कैसे है, सब चीजों को हमने बहुत ही आराम से समझा। फिर हमने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको बहुत अच्छे से समझा। ब्रीदिंग हमारे लिए क्यों नेसेसरी है वो हमने बेसिकली समझा, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे जो पोर्शंस थे उनको हमने मेकअप कर लिया था, ठीक है। लास्ट में जहां पर हमने हमारी डिस्कशन एंड अप की थी वो हम बात कर रहे थे बेसिकली कि लंग्स का सेटअप किस तरीके से होता है, उसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, लेटरल साइड में क्या होगा, उसके डोर्सल साइड में क्या होगा, उसके वेंट्रल साइड में क्या होगा, किस तरीके से थोरैसिक कैविटी फॉर्म होती है, ठीक है, किस तरीके से प्रेशर का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने बहुत ही डिटेल के अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से हमने समझी थी, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि यहां तक रिवाइज करके आना, इन्हीं चीजों के बेस पर आप देखना कितने चुटकियों में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझेंगे जो बहुत हद तक बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। हमारे चैनल पर जो भी नहीं है, अगर उनको मैं थोड़ा सा बताऊं तो हम जनाब बहुत ही एक प्यारा सा बैच चला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर, ठीक है, विश्वास बैच। अगर आप नीट बायोलॉजी 2026 या 27 के अंदर अगर आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज चुपचाप, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, हमारी ये सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं, संडे को सिर्फ हम ऑफ रखते हैं, ठीक है। सारी चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर आपको समझाई जाती है, ठीक है। आज का भी लेक्चर देखना भाई, मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। हर लेक्चर के बाद एनसीईआरटी इंक्लूडेड है उसकी एंड में, ठीक है। मतलब आज हम जितना पढ़ेंगे लास्ट के 5-10 मिनट के अंदर सारी उसकी एनसीईआरटी भी रीड कर देंगे, देखना क्या मक्खन की तरह निकलेगी। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग लिटरली बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आता इतने इजीली, बहुत कंफ्यूजिंग फील होता है, नहीं समझ में आता कि क्या एक्सिस है, क्या है, किस तरीके से कहां मूवमेंट हो रहा है, वो चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये चीजों को हम बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार तरीके से आज खत्म करते हुए चलेंगे। फर्स्ट लेक्चर को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसी तरीके से प्लीज सेकंड लेक्चर को भी प्यार देना। और मैंने आपको पहले भी बोला था, ह्यूमन फिजियोलॉजी जनाब ऐसी पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। और मजे के साथ साथ जनाब क्वेश्चन भी सही होंगे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग मजे लिए जा रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन हो नहीं रहे। दोनों चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी होती चली जाएंगी, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको पता है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, एंड चुपचाप बैठ करके बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही शांति से सभी लेक्चर्स को डिटेल में देखना है, एंड अपने नोट्स बनाते चलिए जनाब साथ साथ। या फिर अगर आप एनसीईआरटी में भी लिखना चाहते हो तो आप उसमें भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। सो पहले थोड़ा सा एक बार ब्रीफली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेसिकली एक साइंटिस्ट देखा था, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैंने आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि ब्रीदिंग के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ा था। आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को लिख भेजिए कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये वाला नहीं लिखना है एनाबोलिक कैटाबोलिक वाला, मैं पहले बोल रहा हूँ। जो डिफरेंस मैंने बताया था कि ब्रीदिंग क्या होता है एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, वो मेरे को लिख करके भेजना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर हमने बेसिकली देखा था किस तरीके से O2 वगैरह और CO2 हमारी एक्सचेंज होती है आपस में ब्लड वेसल्स की हेल्प से। फिर हमने ये सब चीजें देखी थी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताओगे कि किस बेसिस पर हमने डिफरेंट ऑर्गन्स डिसाइड किए थे, ठीक है। बता देना, लिख भेजना, मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है, सारा डिटेल के अंदर हमने ट्रैक्यूलिटी समझा था बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। फिर कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, ये सब पढ़ा था। एनाटॉमिकल डेड स्पेस पढ़ी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी रिंग्स कहां से लेकर कहां तक प्रेजेंट होती है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन तुम मेरे को बताओगे कि तुम्हारा बेसिकली कंडक्टिंग पार्ट कहां से लेकर कहां तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा, हमने ट्रेकिया बहुत प्यारे तरीके से देखा था, ठीक है। एल्वियोलाई देखा था, हमने समझा था किस तरीके से न्यूमोसाइट 1 सेल्स होती है, न्यूमोसाइट 2 सेल्स होती है। न्यूमो 2 साइट हमारी क्या करती है, एक तरह का सर्फेक्टेंट रिलीज करती है, जो बेसिकली क्या करेगा, तुम्हारा जो भी कोई फ्रिक्शन या फिर जो सर्फेक्टेशन है उसको डिक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। फिर हमने ये एंड के अंदर सेटअप ऑफ लंग्स देखा था, हमने राइट लंग एंड लेफ्ट लंग के बीच में डिफरेंस देखा था, ठीक है। प्लूरा को हमने समझा था अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरकोस्टल मसल्स देखी थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है। उसके बाद हमने कैविटीज को अच्छे से देखा था। फिर हमने सेटअप ऑफ लंग्स देखा था, एंड एंड के अंदर हमने देखा था जनाब कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या हो जाएगी एंड डोर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी। मतलब अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूं जो मेरी ऊपर से लेकर के नीचे तक इस तरीके से, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं आगे से लेकर के पीछे की तरफ एक इस वे में डायरेक्शन में अगर मैं एक एक्सिस प्लॉट कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। इन दोनों एक्सिस को ध्यान रखने को बोला था, ये हमने एनसीईआरटी रीड कर ली थी। अब आज करते हैं हम नेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली होता है, देखो
जो तुम्हारे को मैंने बताया भी था। मैकेनिज्म मत पढ़ने बैठ जाना, सिर्फ अभी के लिए ये डायग्राम देखो, ठीक है। अगर हम क्या करें अभी, मान लो कि अगर मेरा ये साइड व्यू तुम लो इधर से, साइड से, ठीक है, साइड से अगर मैं यूं इस तरीके से हम लंग्स को कट कर दें तो हमारे को कुछ इस तरीके से दिखते हैं। हमारे को ये बाहर हमारी थोरेसिक कैविटी दिख रही है एंड ये हमारे को लंग्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर लंग्स आगे पीछे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से मूवमेंट हो रही है उनकी, आगे की तरफ भी हो सकती है, सेम पीछे वाली साइड भी हो सकती है। अगर इस डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट हो रही है या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो ये कौन सी एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हो रही है? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। एंड अगर उसकी मूवमेंट इस तरीके से हो रही है ऊपर नीचे की तरफ, तो अब कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस के नाम ध्यान रखना, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। इनके नाम ध्यान रखना, ये हमारे बहुत काम में आने वाले, ठीक है। आ जाओ, अब तुम्हारे को बताता हूं, पहले इधर मेरे को देख लेना प्लीज, ठीक है। स्क्रीन वगैरह या बुक्स वगैरह में जो भी लिखा हुआ उसको छोड़ो, इधर समझो, बहुत ही प्यारे तरीके से मैकेनिज्म समझा दूंगा, मजा आ जाएगा, जाके टीचर्स को पढ़ा देना चाहते हो, ठीक है। और देखना कितना ईजी टॉपिक है, एक ही सेकंड के अंदर, ठीक है। आ जाओ अभी, तुम्हारे को एक चीज ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री के अंदर ना यार, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब यार डर के लेक्चर बंद करके मत भाग जाना कि यार सर थर्मोडायनेमिक्स कहाँ बीच में लिया, ठीक है। थोड़ा सुन लो पहले आराम से, ठीक है, क्योंकि पता चला थर्मोडायनेमिक्स सुन के लेक्चर बंद करके भागे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास एक लो हम पढ़ते हैं जिसका नाम होता है बॉयल्स लो, ठीक है। जो भी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये लो पता होगा। अब बॉयल्स लो हमारे को क्या कहते हैं? बॉयल्स लो हमारे को ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ये चीज पता होगी शायद आप लोगों को, ठीक है। जो प्रेशर है हमारा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टी काम करेंगे, बस सिंपली आप ये समझ लो, ठीक है। मतलब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। अगर वॉल्यूम को बढ़ाओ तो प्रेशर कम होने लग जाएगा, मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी? कम होगी। अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी क्या होगी? बड़ी होगी, वाइस वर्सा। इस तरीके से इनका काम होता रहता है। इतनी सी समझ में आई। अब देखो दिक्कत क्या है ना, जो बेसिकली हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी जो है ना, उसके अंदर हम डायरेक्टली जनाब प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। एक एयर टाइट कंटेनर है, हमने पढ़ा था, उसके अंदर हम डायरेक्टली प्रेशर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करनी क्यों है? क्योंकि हमें पता है जो भी हमारा एयर है या हमारा लिक्विड है वो क्या होता है? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। क्या करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ये भी हमें पता है। लेकिन हम प्रेशर के साथ डायरेक्ट छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो हम किसके साथ छेड़छाड़ करेंगे? समझ में आया? ये होता है मैकेनिज्म। बस हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिससे हम वॉल्यूम को चेंज कर लेंगे, जिससे प्रेशर चेंज हो जाएगा, जिससे एयर की मूवमेंट होगी। अब तुम सिंपल तरीके से समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मान लो मेरे को इंस्पिरेशन करना है, ठीक है, मेरे को सुनते रहो पहले भाई, इसको छोड़ दो, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। मान लो तुम्हारे को इंस्पिरेशन करना है, ठीक है। अब मेरे को अगर इंस्पिरेशन करना है, पहले तो ये सोचो कि जो एयर है वो हाई टू लो मूव हो रही है, ठीक है। इंस्पिरेशन की एयर कहां आ रही है? बाहर से अंदर आ रही है, मतलब अंदर प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए। बाहर प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई, वेरी गुड। अब मेरे को अगर अंदर लो प्रेशर करना है, अगर अंदर प्रेशर कम करना है, तो क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगा। मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाऊंगा जिससे मेरी जो इंटरनल वॉल्यूम है, जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एंड एयर क्या हो जाएगी? अंदर मूव कर जाएगी। यही इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या करेंगे? हमारे को एयर बाहर मूव करनी है। अब अगेन एयर मूवमेंट कहां से होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब अगर एयर बाहर मूव करनी है तो अंदर प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। लेकिन क्या मैं डायरेक्टली हाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम को कम कर दूंगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, और एयर अंदर से क्या हो जाएगी? बाहर मूव कर जाएगी। दैट्स इट। यही मैकेनिज्म है जिसके अंदर बच्चे उलझ के रह जाते हैं। समझ में आया? इतना ही है और कुछ नहीं है। अब बस वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे वो देखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर भाई इतने प्यारे तरीके से कोई तुम्हारे को पढ़ा देना, मेरे को आके बता देना प्लीज यार, एक छोटा सा लाइक कर दिया करो ना, शेयर वेयर कर दिया करो, क्या करते हो तुम लोग यार, ठीक है। आ जाओ, अब देखो हमारे पास क्या है? मैकेनिज्म ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन देखते हैं पहले। अब देखो हमारे पास मेजरली ना दो मसल्स होती है जिनकी हेल्प से हम ये काम करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है डायफ्राम, एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब तुम याद करो, डायफ्राम हमारा कौन सी मतलब कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट था? पोस्टीरियरली प्रेजेंट था। याद है ना, जो हमने सेटअप ऑफ लंग्स पढ़ा था, पोस्टीरियर मतलब नीचे प्रेजेंट है। अब तुम एक चीज समझो, अगर मेरा डायफ्राम नीचे है, ठीक है, अगर डायफ्राम को मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूं ऊपर नीचे, तो कौन सी एक्सिस में मूवमेंट हो रही है इसकी? वेरी गुड, मजा आ गया। बस यही यही सुन जाता है मेरे को, कौन सी में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर तुम्हारी रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है?
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के अंदर प्रेजेंट है तो वो रिब्स को आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव करा सकती है। अब ये रिब्स की मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? वेरी गुड, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। बस इतना ही है मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो क्या है, जो हमारा डायफ्राम होता है वो नॉर्मली ऐसा होता है, डोम शेप्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? फ्लैट शेप हो जाएगा इस तरीके से। पहले ऐसा था, अब फ्लैट शेप हो गया, तो क्या इतनी वॉल्यूम बढ़ गई? समझ में आ रहा है? पहले ऐसा था डोम शेप, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या इतनी वॉल्यूम बढ़ गई? अब कौन सी एक्सिस में हो रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, तो बस यही है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, फ्लैट शेप हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होके, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर क्या हो जाएगी? वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। इधर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो रिब्स एंड स्टर्नम को ऊपर उठाएगी, मतलब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वो ऊपर थोड़ा सा रेज होगी, तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब इन दोनों एक्सिस में अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो पल्मोनरी कैविटी में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब पल्मोनरी कैविटी में बढ़ गई तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब थोरेसिक कैविटी की अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड एयर इंस्पिरेशन टेक प्लेस, एयर विल मूव इनटू फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड। समझ में आया? बस यही है, ठीक है। अगर इतने प्यारे तरीके से कि पहले समझ में आया हो तो भाई बता देना मेरे को, ठीक है। और ये जो डिक्रीज प्रेशर है इसको हम नेगेटिव प्रेशर भी बोल देते हैं, नेगेटिव प्लूरल प्रेशर भी बोल देते हैं, डिक्रीज्ड प्लूरल प्रेशर बोल सकते हैं। ये सब इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं, चीज ध्यान रखना, बस इतना ही है। अब देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, एनसीईआरटी के अंदर ये होच पोच करके भी लिखा हुआ है, डायफ्राम डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इस एक्सिस के अंदर मूवमेंट कर रहा है। अब मैंने आपको पूरा पहले डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताया कि डायफ्राम प्रेजेंट कैसे है, कैसे मूवमेंट कर सकता है, कौन सी एक्सिस में करेगा, कौन सी एक्सिस में इंक्रीज करेगा। अब ये चीजें सारी लिंक होकर के बिल्कुल आराम से हो सकती है, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक चीज इससे एक्स्ट्रा लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल प्यारे तरीके से, इतना ही है। हालांकि बॉयल्स लॉ वाली चीज तो उन्होंने बताई भी नहीं है, डायरेक्ट ये चीज बता दी है, उससे हम इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। एक चीज एक्स्ट्रा है बस, होता इन दोनों का ही कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इनिशिएट कौन करता है इंस्पिरेशन को, तो वो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी एनसीईआरटी में भी मार्क करवा दूं, ठीक है। आ जाओ आगे, ठीक है। अब सेम इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपिरेशन हो जाएगा। अब एक्सपिरेशन है, ठीक है, डायफ्राम और आईसीएम क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये रिलैक्स होकर वापस डोम शेप्ड हो जाएगा, ये स्टर्नम और जो रिब्स वापस डाउन आ जाएंगी, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा तुम्हारा? जस्ट सेकंड, यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में भी, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में भी डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम। पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। इससे इंटरप्लूरा प्रेशर क्या बढ़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको ही हम पॉजिटिव प्रेशर भी बोलते हैं। एंड एयर क्या होती है? बाहर चली जाती है। समझ में है? यही मैकेनिज्म है और कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा इसको टिपिकल करके पढ़ाते हैं बहुत सारे टीचर्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आप मेरे वो प्रेशर का चीज ध्यान रखना, ये प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम डायरेक्टली प्रेशर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस ये चीज ध्यान रखना। हमारे को जो भी चेंजेस करने हैं वो वॉल्यूम के साथ करने पड़ेंगे, फिर वॉल्यूम अपने आप उधर अपना काम कर लेगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है? नोट है यहाँ पर एक, इसको ध्यान रखना, एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डोमिनल। ये इंपॉर्टेंट है और मैंने 2026 लिखी थी तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको पता होगा। हाँ, अभी भी हम अपने चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये कितना बिल्कुल ही एग्जैक्ट करेक्टली हमने क्या कर दिया था? प्रिडिक्शन कर दिया था। और नीट 2026 के लिए भी बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि भैया प्रिडिक्शन सीरीज लाओ। गधों, पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है। वो चीज भी उसी के काम आती है जिसने पढ़ा होता है, तो ये पहले पूरा पढ़ लो, क्योंकि हमारे को 360 स्कोर करना है। एंड के अंदर लास्ट 1-1.5 महीने में वो चीज भी वापस से लेके आऊंगा, लेकिन अभी हमारे को पूरा ही पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में और बढ़ाने वाला हूं। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ओके हो चुकी है, ठीक है। पहले बहुत सारी दिक्कतें आई, अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब सब कुछ डन है, फाइन है, कोई भी अभी लैग नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं 2 दिन में घर पे सॉरी कॉलेज जा रहा हूँ वापस से, तो फिर बिल्कुल ही लैग नहीं है। घर पे थोड़ी वैसे भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। आपको पता है भाई, इतने टाइम बाद आते हैं, थोड़ा बहक जाते हैं हम भी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पता होने चाहिए। हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 times per minute। सिंपल सी चीज है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। मतलब स्पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो टोटल वॉल्यूम है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है उसको हम मीजर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज नहीं मीजर कर पाएंगे, वो बताता हूं मैं आपको। हाँ, एक छोटा सा मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पर मेरे पढ़ाने के सीक्वेंस में। जो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दी हुई है, वो पोर्शन में लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो कोई लिंक्ड नहीं है और हमारा एक फ्लो टूट जाएगा। तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पार्ट है, ठीक है। याद करने वाला पार्ट है, तुम अपने आप से भी कर सकते हो। मैं पहले बाकी की चीजें कराऊंगा, वो चीज हम लास्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। आ जाओ
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ एक ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, कभी इस पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से। ये यहाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तुम ये समझो, आ जाओ, तुम यहाँ एक चीज देखो, ये मेरे पास पी एक्स एक गैस है, ठीक है, जिसका पार्शियल प्रेशर ए पॉइंट पर 90 है और बी पॉइंट पर 92 है, ठीक है। एक मेरे पास गैस है वाई, जिसका पार्शियल प्रेशर ए पॉइंट पे 90 है एंड बी पॉइंट पे कितना है, 110 है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कौन सी गैस फास्ट मूव करेगी। अब देखो डिफरेंस तो दोनों के अंदर ही है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जो उनकी डिफ्यूजन है, जो उनका मूवमेंट है ना गैसेस का, उनके पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट मूवमेंट होगी। अब देखो डिफरेंस यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 2 का ही डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, तो ये 10 टाइम्स ज्यादा डिफरेंट डिफ्यूज करेगा, सॉरी 10 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज करेगा। मतलब जितना ज्यादा इन दोनों पार्शियल प्रेशर्स के बीच में, नॉर्मल प्रेशर्स के बीच में भी डिफरेंस होगा, वो उतनी ज्यादा फास्ट मूव करेगी। चीज ध्यान रखना, मूव ये भी करेगी, ऐसा नहीं है कि ये मूव ही नहीं करेगी, बट ये ज्यादा स्पीड में करेगी, हो सकता है जल्दी पहले ही से डिफ्यूज होकर खत्म कर दे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, वाई विल मूव फास्टर, ये एक छोटी सी चीज है बेसिकली, बस ध्यान रखने के लिए, और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट चीज आती है, अब तुम एक चीज सोचो, हमने पूरा अच्छे से सेटअप पढ़ लिया, हमने मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लिया। अब देखो हमारे को जो गैस है हमारी बॉडी में वो एक्सचेंज करानी है। मतलब ब्रीदिंग का मेन फंडामेंटल क्या था कि ऑक्सीजन अंदर लेनी है, CO2, ठीक है। अब आपको यही चीज करनी है। हमने इंस्पिरेशन पढ़ लिया, एक्सपिरेशन पढ़ लिया, हमने उससे पहले सारा सेटअप देख लिया कि क्या क्या चीज होती है, ट्रैकियल ट्री क्या होता है, लंग्स कैसा होता है, ट्रैकिया कैसा होता है, एल्वियोलाई कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वेस्कुलराइज्ड है, न्यूमोसाइट 1 है, 2 है, क्या क्या चीजें है, उसके आसपास ब्लड कैपिलरी होती है, उन दोनों के बीच में एक सब्सटेंस बना होता है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने बहुत ही प्यारे तरीके से समझ ली, ठीक है। अब तुम एक चीज समझो कि जो हमारा गैसियस का एक्सचेंज है, एक्चुअल एक्सचेंजिंग साइट कौन सी है, एल्वियोलाई है, मैंने आपको बताया था पहले भी। अब जो एक्चुअल एक्सचेंज साइट पर जो उनका एक्सचेंज होगा, ठीक है, वो कुछ कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। चीज समझ में आ रही है, मतलब जो उनका एक्चुअल एक्सचेंज है, जो उनका एक्चुअल डिफ्यूजन है, वो कुछ कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और वही चीजें हमारे को पढ़नी है, और इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफी टाइम से यहां से क्वेश्चन नहीं आया है, चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इस बार इसको अच्छे से पढ़ के जाना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो जो ये वाला पूरा पार्ट है हमारा कि एक्सचेंज ऑफ गैस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। मैं लिख भी देता हूँ, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट है पूरा, वो 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो जो हमारी एक्सचेंज ऑफ गैस है वो टोटल 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कितनी चीजों के ऊपर, 3, मेरे साथ साथ डिसाइड करना। फर्स्ट हमारे पास है सोल्यूबिलिटी, कि कोई गैस किसी चीज के अंदर कितनी ज्यादा घुल सकती है, सोल्यूबिलिटी का मतलब वो होता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास मैटर करेगा किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। अभी बताया था ना, पार्शियल प्रेशर होना तो जरूरी है ना, अगर डिफरेंस ही नहीं है तो मूवमेंट कैसे होगी। तो सेकंड चीज के ऊपर डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर के ऊपर। एंड लास्ट थर्ड चीज होती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तुम एक चीज सोचो, अगर तुम्हारे को बोलूं कि किसी एक पतली सी मेम्ब्रेन से कोई चीज डिफ्यूज करवानी है, और एक तरफ कोई एक इतनी मोटी दीवार से कोई चीज डिफ्यूज करवानी है, किसमें से इजीली होगा, पतली मेम्ब्रेन से, ऑब्वियस सी बात है। और यही बात है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन पतली होगी, डिफ्यूजन उतना ज्यादा फास्टर होगा, या उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके के, मैं फिर बोल रहा हूँ यार, मैं ये चीजें बार बार इसको इतना अजीब तरीके से क्यों बता रहा हूँ, मतलब अलग तरीके से क्यों बता रहा हूँ, अजीब क्या बोल रहा हूँ है ना, अलग तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है। तुम देख लो एनिमल किंगडम से इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, कि साइंटिस्ट ने कोई मतलब टिश्यू ढूंढा है, ठीक है, उसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी की, तो उसमें मीजोडर्म की लेयर एब्सेंट है और सिलोम दिखने को मिल रहा है, कैविटी दिख रही है गट वॉल के साथ, ये वो ऐसा केस बना करके उन्होंने क्वेश्चन डाला। तो बच्चे वहां पर ब्लैंक ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा थिंकिंग डेवलप करते चलो कि क्या क्या चीजें और पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इन 3 चीजों के ऊपर मेजरली हमारी जो डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैस, सॉरी फर्स्ट सोल्यूबिलिटी की कितना घुल सकता है, सेकंड पार्शियल प्रेशर, एंड थर्ड हमारे पास आएगा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। आ जाओ, सोल्यूबिलिटी क्या है, सिंपल चीज है, जितनी ज्यादा घुल सकती है उतनी ज्यादा एक्सचेंज हो जाएगी। और सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो कि मैं गैस को लेकर के आया, अब गैस को उठाएगा कौन, ब्लड लेकर के जाएगा टिश्यूज तक। अगर वो गैस ब्लड के अंदर घुल ही नहीं रही है, तो क्या वो ज्यादा डिफ्यूज होगी, नहीं होगी। तो जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जो भी ग्रीन से इसके अंदर मैं हैशटैग लगा रहा हूं, वो सारा 26 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2, ठीक है, इज 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर देन O2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 26 के लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है।
नेक्स्ट, इतना ही सोल्यूबिलिटी में, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में भी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर क्या है? गैसेस मूव्स अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, आगे लाइन, ठीक है। हाई पार्शियल प्रेशर टू लो प्रेशर, इट इज डिनोटेड बाय ये स्मॉल पी आगे CO2 या फिर इस तरीके से। अब देखो सिंपल चीज क्या है, हमने आज तक जब भी पढ़ा है प्रेशर पढ़ा है। अब तुम बोलो भैया पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ऊपर भी मैंने पार्शियल प्रेशर बोला था। सिंपल चीज समझो कि अभी मान लो मैं इस रूम के अंदर बैठा हूं, ठीक है, इस रूम के अंदर क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी? हाँ। CO2 प्रेजेंट होगी? हाँ। H2O भी हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकता है हीलियम विलियम प्रेजेंट हो सकता है कोई वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हो सकता है कोई स्मोक पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कमरे के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ गैसेस प्रेजेंट हो सकती है, हाँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है, हाँ। तो क्या वो सभी ही इस कमरे की दीवार के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी थोड़ा बहुत? हाँ लगा रही होगी। लेकिन क्या मेरे को सबके प्रेशर की स्टडी करनी है? नहीं करनी, यही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे को क्या करना है, हमारे को मान लो कि मेरे को सिर्फ स्टडी करना है कि भाई ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है दीवार पे, सिर्फ CO2 कितना प्रेशर लगा रहा है दीवार पे। जब मैं सिर्फ एक गैस के प्रेशर का स्टडी करूंगा उसको मैं क्या बोलता हूं? पार्शियल प्रेशर बोलता हूं, खत्म कहानी, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो मैं सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेशर की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो सिर्फ मैं CO2 के प्रेशर की बात कर रहा हूं। यही सिंपल सी चीज है, समझ में? बस और कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल जो चीजें तुम प्रेशर के लिए करते हो वही सब है, इसलिए मैंने सेम चीज लिखी है, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करेगा ये भी, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सेम पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर उनकी मूवमेंट डिपेंड करेगी एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, और मैंने अगर हाईलाइट कर दिया तो तुम्हारे को पता है उसका क्या मतलब होता है, तो प्लीज उसको रिलीजियसली फॉलो कर लेना। यहां लिख देता हूं 26, ठीक है, ओके। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है लेस देन 1 mm, लेस देन 1 mm, पूरा याद होना चाहिए। 1 mm नहीं, लेस देन 1 mm। अगर ऑप्शन मान लो आ गया कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कितनी है, 1 mm, मोर देन 1 mm, लेस देन 1 mm, या कोई एक और ऑप्शन होगा, लेस देन 1 mm टिक करना है। और बाई चांस अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं, मान लो ऑप्शन है 1 mm, 2 mm, 3 mm एंड 4 mm, फिर 1 mm टिक कर लेना, इतना यार प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना ही पड़ेगा वहां पर, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है कि ये 3 लेयर्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे को ऑलरेडी बताया भी था, ठीक है। एक हमारे पास होगी एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, मतलब अगर हमारी ये एल्वेलाई है तो उसकी ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। एक हमारे पास ये ब्लड वेसल की ये मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जिसको हम एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल बोलते हैं। एंड बीच का जो हमारा ये होगा इसको हम क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। ये 3 मेम्ब्रेन से मिलकर के हमारी कंप्लीट एक डिफ्यूजन बाउंड्री बनती है या फिर डिफ्यूजन वॉल बनती है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, यहां तो हमारे को फंसा सकता है, ये एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई है एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये चीज ध्यान रखना, वो इन दोनों को उल्टा करके स्टेटमेंट में डाल सकता है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलाई कर देगा एंड एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल कर देगा, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर लेना, समझ में? नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है कि जो ब्रीदिंग है वो हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, नॉर्मल भी एंड फोर्सफुली भी। ये थोड़ा सा एक जस्ट नॉर्मल पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद हमारे को थोड़ा पार्शियल प्रेशर वापस से पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मली होती है और फोर्सफुली भी होती है। नॉर्मल के अंदर भी इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन होगा, फोर्सफुली के अंदर फोर्सफुली इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर बस ध्यान ये रखना है, जो इंस्पिरेशन है हमारी वो एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। क्यों? याद करो, अब देखो लिंक करवाता हूं भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। याद करो, अभी हमने इंस्पिरेशन पढ़ा था, इंस्पिरेशन में हमने क्या किया था? बाहर से एयर, वेरी गुड, अंदर मतलब प्रेशर कैसे बनाना पड़ेगा? वेरी गुड, लो प्रेशर। लो प्रेशर बनाना तो वॉल्यूम कैसे रखनी पड़ेगी? हाँ बोलो बोलो, क्या? हाई, वेरी गुड। हाई वॉल्यूम रखनी थी तो हमने क्या किया था? दोनों चीजों को, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब भैया जब कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो तो क्या एटीपी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी, तो इसलिए प्रोसेस क्या हो जाएगी? एक्टिव। लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब एटीपी पूरी यूटिलाइज होगी तो क्या वो अपने आप रिलैक्सिंग स्टेट पे आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या एक्सपीरेशन के अंदर तुम्हारे को कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी? नहीं लगानी पड़ेगी। तो क्या एक्सपीरेशन एक्टिव प्रोसेस होगा या पैसिव होगा? सॉरी, क्या होगा? पैसिव होगा। बस इतने प्यारे तरीके से कोई नहीं बताएगा ना, तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा। आ जाओ, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है, वही है कि यहाँ पर देखो हमारा ये एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर स्टडी ऑफ वन गैस करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, सिंपल चीज है। ये एक चीज और इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 2026 के लिए, ठीक है। ये ऑलरेडी PYQ आ रखा है और ये आया हुआ है, एक सेकंड, 2022 के अंदर, 2022 के अंदर PYQ पूछा हुआ है। ये जो एल्यूलाई के दो प्रेशर्स के बारे में पूछा गया,
ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एल्वियोलाई के जो प्रेशर है दोनों, इनके बारे में पूछा गया था 2022 के अंदर, जाकर के देख लेना पीवाई की वही, ठीक है। अब देखो इसमें के अंदर क्या समझाना चाह रहा है, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी गैसेज है, ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। इनका हमारे को 5 जगह के अंदर प्रेशर, और ये भाई ये टेबल रट्टा हुआ होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, हाई चांसेस है इस बार इसके अंदर से क्वेश्चन आने के, तो ये टेबल अच्छे से रट्टा मार लेना, ठीक है। अब इसको मैं समझा भी देता हूँ टेक्निकली कि कहना क्या चाह रहा है। देखो हमारे पास दो गैसेज है, ऑक्सीजन एंड CO2, हमारे को इनका 5 जगह पर टोटल टोटल हमारे को इनका 5 जगह पर हमारे को क्या करना है, इनका प्रेशर देखना है कि कितना होता है। प्रेशर भी नहीं एग्जैक्टली देखोगे तो पार्शियल प्रेशर देखना है, ठीक है। पहले हमारे को देखना है कि एटमोस्फेयर में कितना होगा, फिर हमारे को देखना है कि जब वो एल्वियोलाई में आ जाएंगे तब वो कितना होता है, फिर हमारे को देखना है ब्लड में कितना होगा, वो भी डीऑक्सीजनेटेड में, फिर हमारे को देखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, फिर हमारे को देखना है टिश्यू लेवल पर कितना होगा या सेल में जाकर कितना होगा, ठीक है। और इसी से इनकी मूवमेंट भी डिसाइड होगी। डन, आ जाओ अभी। अब देखो एटमोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 सॉरी, ठीक है। एटमोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, 159 होता है mmHg, ठीक है, वो यूनिट ध्यान रखना। एल्वियोलाई के अंदर कितना होता है 104, इसीलिए वो बाहर से क्या के अंदर, यहाँ हाई प्रेशर है यहाँ लो है तो क्या मूवमेंट हो जाएगी, हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर 40 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 40 है, यहाँ हमारे पास कितना है 104 है, मतलब अभी देखो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आ गई, अब उसके आसपास एल्वियोलाई के आसपास जो ब्लड वेसल होगी उसके अंदर क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा होगा, हाँ, वो O2 लेगा और CO2 दे देगा। अब वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसकी हमारे पास पार्शियल प्रेशर कितना है 40 है, इसीलिए 104 से इधर क्या हो जाएगा, ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि भैया यहां तक तो ठीक था, ठीक है, अब ये साला 40 से 95 तक कैसे ट्रेवल हो रहा है, तो ये ट्रेवल नहीं हो रहा है, कन्वर्जन है, इसका एरो मैं चेंज करता हूं जस्ट अ सेकंड, हाँ, इसको तुम इस तरीके से करो, ठीक है। मतलब क्या है, देखो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसने यहां से ऑक्सीजन ली, अभी ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा, चीज समझ में आ रही है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजन लेकर के वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा, ना कि वो डीऑक्सीजनेटेड वाला ऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ये सप्लाई हो रही है यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रहा है, लेकिन ये कन्वर्ट हो रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजन लेकर के किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड में हो गया, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है तुम्हारा, अब देखो यहाँ 95 है, टिश्यूज में 40 है, फिर जाकर के यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टिश्यू लेवल पे क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी जिससे एटीपी जनरेट होता है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहां से ये O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, मैंने ऊपर प्रोसेस बताई थी ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 सॉरी O2 प्लस ग्लूकोज तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 H2O एंड ATP, CO2 बन गया टिश्यू लेवल पे। अब यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर कितना 45, अब देखो ये अगेन ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 जाएगी, ठीक है, तो फिर अगेन इसको मैं चेंज करता हूं एरो को, हाँ, अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर CO2 जाएगी तो वो डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा, ना कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये दोनों कन्वर्जन के स्टेप है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कन्वर्ट होगा 45 होगी, अब 45 से फिर 40 चला जाएगा एल्वियोलाई में एंड फिर बाहर चला जाएगा, सिंपल सी चीज, चीज समझ में नहीं, तो ये पार्शियल प्रेशर अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारा ये एक तरह का, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, मतलब ये हमारे पास एल्वियोलाई है, ठीक है, यहाँ इसको लंग्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हमारा कोई भी सेल्स है, आज कैसे दिख नहीं रहा होगा तुम्हारे को, अब दिख रहा होगा, हाँ, ये हमारे पास सेल्स है, ठीक है। अब देखो लंग्स सॉरी हार्ट के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जाता है वेना कावा, ब्लू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड दिखा रखा है, इधर रेड से सारा ये ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, वेना कावा, ठीक है, जो यहाँ तुम्हारा आएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर यहाँ से इसको लेकर के जाएगी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड एंड इसको लेके आएगी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन आएगी लेफ्ट एट्रियम में, फिर ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा एंड जाएगा टिश्यूज के पास, और फिर ये वापस से डीऑक्सीनेट होकर ये इस तरीके साइकिल चलती रहती है सर्कुलेशन में, बहुत प्यारे तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये घुमा के क्या पूछ सकते हैं, तुम्हारे को बस इतना ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है मैं वो बता देता हूँ, पल्मोनरी वेन एंड आयोटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड वीना कावा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो अब वो तुम्हारे से पता है डायरेक्टली ये ना बोल करके कि मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एक तो क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास सीधा सीधा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, तुम बता दोगे, ठीक है। अब उसको ट्विस्ट करके डाल दे कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरी में कितना होता है,
तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, आ जाओ भी हमारे पास। ठीक है, इतना ही है तुम्हारे पास। समझ में आया? बहुत ही प्यारा तरीके से हमने कवर किया है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब मैकेनिज्म वाला पार्ट या जितना भी हमने पढ़ लिया वो सारा मैं एनसीईआरटी में एक बार दिखाया था, तुम्हारे को मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्रीथिंग इन वॉल्ट 2 ये इंस्पिरेशन हमने देख लिया। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स कैरिड बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, ये दिख गया, प्रेशर ग्रेडियंट करना पड़ता है। ठीक है, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, इंस्पिरेशन कैन अकर विद इन लंग्स। ठीक है, इंट्राप्लुरल प्रेशर, ठीक है, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही बोल रहा है कि जब अंदर प्रेशर कम होगा और बाहर ज्यादा होगा तो अंदर मूवमेंट हो जाएगी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बता रहा है। फिर देखो डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन रिब्स। मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यही जनरेशन करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट के अंदर, और ये एक्चुअल में प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस नहीं क्रिएट करते, मैंने तुम्हारे को समझा दिया, ये वॉल्यूम में चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये एक लाइन ध्यान रखनी है, इंस्पिरेशन is initiated by contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis 2026। ये एक लाइन याद रखनी है एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये सब चीजें हमने देख ली है, देखो ये हमारे पास एक है। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हारी ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इस तरीके से रिब्स ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, देखो इधर भी वॉल्यूम बढ़ रही है, इधर भी वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर तुम एक्सपिरेशन में देखोगे तो दोनों देखो वापस आ रहे हैं। ठीक है, और इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बाकी सब चीजें यहाँ वही लिखी होगी, तुम एक बार रीड कर सकते हो अपने आप से, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये 12 से 16 बेसिकली टाइम्स तुम्हारा क्या होता है, ब्रीदिंग रेट है, ये भी बता रखे, और ये रेस्पायरोमीटर के अंदर आ रखे। ठीक है, सेम चीज है। उसके बाद ये वाला पार्ट एक बार छोड़ दो, ये मैं बाद में करवाता हूँ तुम्हारे को। अब आ जाओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे डायरेक्टली। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे बेसिकली वही बता रखे कि ये चीज ध्यान रखना, एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो सब चीज यहाँ पर बता रखी है। ये रहा, सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सोल्यूबिलिटी एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये तीन चीजों पर मेजरली डिपेंड करता है, किसी और चीजों पर भी डिपेंड कर सकता है। हमारे को इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर ये सब चीजें बेसिकली यहाँ बता रखी है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है उनका, जो मैंने तुम्हारे को याद करवा दिया है। ये चीज देखो जो मैंने तुम्हारे को वहां बताई थी, वो चीज यहाँ वापस से बना रखी है। फिर देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ दे रखी है, ये रहा, एज सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2, यही तुम्हारे को मैंने बताया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने वहां पर भी मार्क करवा दिया। और देखो ये रहा, थिकनेस बता रखी है, इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, हालांकि मैंने उधर नोट्स में भी लिख दिया था, यहाँ भी लिख लेना, लिखना है तो। ठीक है, 26 समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मतलब मैकेनिज्म वाला पार्ट पे आप ध्यान रखो और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा, वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचते हैं 5-10 मिनट बड़ा हो, लेकिन हम पूरा चैप्टर अब समाप्त कर देंगे उस वीडियो के अंदर, कुछ ज्यादा डिटेल बची भी नहीं है हमारे पास। एनसीईआरटी भी अगर तुम जाकर के देखोगे, मेरे को लगता है 2 पेज बचे होंगे, 2.5 पेज बचे होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा लास्ट पेज, सॉरी लास्ट लेक्चर के अंदर हो जाएगा इजिली। तुम यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लो जनाब। और भाई व्यूज व्याज की ठीक है, मेरे को फिर भी बुरा तो लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है, अगर सब्सक्राइबर या फिर तुम्हारा रिस्पॉन्स उस तरीके का नहीं आता है तो, बट ठीक है, वो चीजें सेकेंडरी है। एटलीस्ट तुम जितने लोग जुड़े हुए हो, मेरे लिए मेन मैटर ये करता है कि भाई अब हमारे को इतने लोगों को एटलीस्ट मिल करके रिजल्ट निकालना, ताकि अगले साल लोगों को ये पता चल जाए कि ये चैनल कितना ऑथेंटिक है। अब हमारे को इस चीज के ऊपर काम करना ही करना है, तो तुम मत भटको, तुम सब इधर उधर मत दिमाग लगाओ कि यार व्यूज नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा। ठीक है भैया, इस परेशानी में होंगे, कोई बात नहीं, ये चीजें चलती रहती हैं। तुम ट्राई करो मैक्सिमम जितना कर सकते हो अपने दोस्तों वगैरह को बताने का, लेकिन ठीक है अपने पढ़ाई पे फोकस रखो। हमारे को इस बैच में से मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस चीज में सेल्फिश हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को 360 मार्क्स चाहिए तुम में से सभी लोगों की, जितने भी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हो तो साला तुम्हारी गलती है, रिलीजियसली फॉलो करो, कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ। 360 नंबर हमारे को लाने हैं, मतलब लाने ही है, लिख करके रख लो, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितने एफर्ट्स डाल सकते हो सारे डालो। अभी भी क्यों छोड़ रहे हो भाई, बताओ मेरे को। अभी इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, ये लास्ट, अब हमारे पास लगभग 6 ही मंथ बचे हैं, तो तुम यही मान लो, ये 6 महीने में जितना रगड़ सकते हो रगड़ लो। और सिलेबस वेबस की टेंशन मत लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, फेब सिलेबस कंप्लीट है अपना, कोई कुछ भी कर ले, चाहे मैं अभी 1 महीना भी क्लासेस ला लूँ ना, तब भी फेब में सिलेबस पूरा हो जाएगा, वो मेरे पे। मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे का लेक्चर डालने लग जाऊंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं संडे को क्लासेस डालने लग जाऊंगा, जो भी नहीं डालता हूँ। तो ये सब चीजें तुम मत सोचो, सिलेबस में अपने आप करवा दो,
और बहुत प्यारे तरीके से ऐसे ही बिल्कुल आराम से प्यार से समझाते हो, तुम्हारे को कभी ये नहीं लगेगा कि भाई सिलेबस भगाया जा रहा है। समझ में आ गया? और उतनी ही एनर्जी के साथ लगे रहो जिसको सोच करके तुमने स्टार्ट किया था। अपनी रूट्स मत भूलना, अपने कॉज मत भूलना, अपने रीजंस मत भूलना कि स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है? और जो भी लोग हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छे से फॉलो करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो जनाब। डिस्ट्रक्शन का टाइम नहीं है हमारे पास। ये 6 महीने अपने लिए रख लो, ये 6 महीने खुद के ऊपर लगा दो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसके बाद कॉलेज में जाकर के कुछ भी करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितने भी लोग ये बोलते हैं कि हम 12th में हम ड्रॉपर हैं, फॉलो करें नहीं करें, गधों अलग अलग थोड़ी पढ़ते हो तुम। ऐसा होता है क्योंकि ड्रॉपर को हम कुछ अलग पढ़ाते हैं, 12th वालों को कुछ अलग पढ़ाते हैं। जब 11th से ही मैं सब स्टार्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि बेसिक्स करवा नहीं रहे या वो नहीं करवा रहे, तो फॉलो करने में क्या दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे को 50 बार बोला, तुम पूछते ज्यादा हो करते कम हो। इसका उल्टा करने लग जाओगे जिस दिन तुम्हारा अपने आप सब कुछ हो जाए। समझ में आ गया? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, चेहरे पर स्माइल रखिए, बर्डन मत लेना, मजे करते हुए पढ़ो, जर्नी एंजॉय करो। तब तक लिए टेक केयर, हैव नाइस डे, थैंक यू।